अस्सलाम वालेकुम। अ, कैसे हैं आप लोग? आज एक्चुअली कुछ सवालों के जवाब जो मोस्टली लोग पूछते हैं मेडिकल के बारे में। मैं फाइनल ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो ज़रूरी है कि कुछ सवालों के जवाब दिए जाएं। एक सवाल ये है कि वाई हॉस्पिटल्स नीड टू फिल सो मैनी वर्क पेपर वर्क। लाइक जब भी कोई पेशेंट आता है तो उससे इतना पेपर वर्क क्यों करवाया जाता है, डायरेक्ट तो उसे एडमिट क्यों नहीं किया जाता? मसला ये है कि जब हॉस्पिटल ओपन्स होते हैं या कोई डॉक्टर बनता है या कोई क्या कहते हैं कोई पेशेंट आता है उस हॉस्पिटल में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल हैं, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो एक्चुअली चलते हैं सर्टिफिकेट पे और लॉज पे, और क्या कहते हैं कानून बने होते हैं जो मेडिकल फील्ड के हवाले से हैं। वो चाहे आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपका लोकल लॉज हों, चाहे आपके कोर्ट लॉज हों, चाहे आपके मेडिकल प्रोफेशनल लॉज हों, तो ये सारे मिला के एक हॉस्पिटल और उसके साथ एफिलिएटेड डॉक्टर्स बनाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई पेशेंट आता है, स्पेशली इमरजेंसी वाले या कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको बड़ी बीमारी है या क्या कहते हैं जिसके चांसेस जो है वो 50-50 हैं लाइफ और डेथ के, तो उससे पेपर वर्क इसलिए करवाया जाता है कि इन केस उनकी पेशेंट की डेथ हो जाती है या कोई मसला हो जाता है या कोई 19-20 हो जाती है, तो उसके लिए मेडिकल जितना भी प्रोफेशन वहाँ पर स्टाफ का काम कर रहा होता है वो लायबल ना हो। उनको जो है वो एक लाज और एक पेपर वर्क के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि इसलिए भी पेपर वर्क करवाया जाता है, मोस्टली जितने भी क्या कहते हैं लिखे जाते हैं एज, नाम, फैमिली वगैरह वगैरह, वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री और आपका नाम और आपका जहाँ से रीजन से आए हैं वो एक हिस्ट्री होती है डॉक्टर के पास कि ये किस रीजन से आया है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है और वो कहाँ से है, और उसके अलावा उसके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से हैं। वो डॉक्टर को हेल्प करता है कि वो एवेल्यूएट कर सके कि उसको डिजीज़ क्या है या उसको मसला क्या है, या एक्चुअली या उसमें कोई क्या कहते हैं ऐसी बीमारी तो नहीं है जो हेरिडेटरी है जिससे आप क्या कहते हैं जो परेशानी हो सके। मिसाल के तौर पर मेंटल ट्रामा के केस में, अगर मैं आप किसी को मेंटल ट्रामा हो जाता है तो वो अगर आ जाता है इमरजेंसी केस में, अगर डॉक्टर उस पर सर्जरी कर रहा है, ब्रेन सर्जरी कर रहा है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं सकती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि उसको कोई हेरिडेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसलिए सारा पेपर वर्क करवाया जाता है। दूसरा बात यह है कि वाई डॉक्टर्स आर एरोगेंट। डॉक्टर्स आर नॉट एरोगेंट। डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर बहुत एरोगेंट होते हैं, वो मुंह नहीं लगाते, वो बहुत क्या कहते हैं नकचढ़े होते हैं। ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर्स इसलिए अक्सर जो है वो जितने भी मरीज़ के पेशेंट्स हैं या मरीज़ खुद है या और स्टाफ है उसकी बात इसलिए ज़्यादातर उसके बातों पे कान नहीं धरता क्योंकि हमारे इमोशन, इंसानी इमोशन जो है वो मिले होते हैं। अगर आप इंसानी इमोशन को निकाल दें, क्या कहते हैं प्रैक्टिकली बात करने लगे तो फिर शायद डॉक्टर सुन भी ले, लेकिन अगर आप इमोशंस के साथ बात करते हैं तो जो प्रोफेशनलिज्म है यानी कि जो जितनी भी नॉलेज है एक डॉक्टर के पास वो चली जाती है। फिर डॉक्टर बहुत सारा इमोशनल हो जाता है और वो जो काम और कामनेस है और वो जो कूल है डॉक्टर का वो नहीं रख पाता। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर जो है वो जितनी भी आवाज़ उनको चारों तरफ से आ रही है उसे इग्नोर करें, और उसको इग्नोर करने के चक्कर में डॉक्टर जो है वो अक्सर एरोगेंट और इमोशनलेस नज़र आते हैं। तीसरा सवाल, वाई डॉक्टर्स कैन नॉट ट्रीट देयर ओन फैमिली मेम्बर्स इमोशंस। अगेन इमोशंस, जब भी डॉक्टर कोई भी किसी को ट्रीट करता है या कोई भी किसी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास रेफ़र किया जाता है स्पेशली बड़े केसेस में, तो उस डॉक्टर को इसलिए उसको पेशेंट अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट नहीं किया जाता क्योंकि हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके पास नॉलेज होती है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ लगनी है और कौन सी मेडिसिन कहाँ नहीं लगनी। लेकिन जब इमोशंस आ जाते हैं तो हो सकता है कि डोज ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है कि डॉक्टर जो है वो जो पेशेंट का पेन है वो इंस्टेंटली कम करने के लिए उसको कोई ऐसी मेडिसिन दे दे जिसका लॉन्ग लास्टिंग रिएक्शन हो सकता है कि पेशेंट की ऐसे इमोशंस की वजह से और जल्दबाजी की वजह से डेथ हो जाए। हो सकता है कि उसका क्या कहते हैं जो प्रोसीजर करना ही नहीं चाहिए, जो इलाज करना ही नहीं चाहिए, डॉक्टर उसके लिए रेफ़र कर
दें। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनको ऐसे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि इसको सर्जरी की जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर्जरी के अलावा सिर्फ मेडिसिन से भी काम चलाया जा सकता है। तो इसलिए डॉक्टर्स जो है वो अवॉइड करते हैं कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो इमोशन की बुनियाद पर क्या कहते हैं अटेंड ना करें। कोई ऐसा डॉक्टर उसे अटेंड करे जो कूल हो, काम हो और जिसके सारे सेंसेस काम कर रहे हो और वो किसी भी इन्फ्लुएंस के नीचे ना हो और पूरे प्रॉपर माइंडसेट के साथ हो। Why doctors writing look bad? Well, no. All doctors writing does not look bad. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर। डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा डॉक्टर है और कहाँ ट्रीट कर रहा है। कुछ डॉक्टर तो ऐसे ही फैंसी लिखने के लिए क्या कर देते हैं कि फैंसी और कूल लिखने के लिए। कुछ डॉक्टर्स जो है वो मोस्टली जितने भी आप डॉक्टर लोकल एरियाज में देखते हैं, लोकल क्लिनिक्स में देखते हैं, आप देखते होंगे कि उनकी क्लिनिक में एक स्टोर होता है। उस इस स्टोर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए या उस फार्मा कंपनी को मेडिसिन बेनिफिट पहुंचाने के लिए अक्सर डॉक्टर्स जो है वो ऐसी हैंड राइटिंग करते हैं कि ताकि मरीज़ को समझ ना आए। लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हैं जो वेल अर्निंग डॉक्टर्स हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं, वो कभी भी ऐसे हरकत नहीं करते। वो जितनी भी मेडिसिन है वो कंप्लीट मतलब ABC वो सारा उनका समझ आ रहा होता है कि उन्होंने मेडिसिन क्या लिखी है। लेकिन ये जितने भी ये छपरी डॉक्टर्स हैं, जो अताई डॉक्टर जिसे कहते हैं, जो लोकल में बैठे होते हैं, वो ऐसा लिखते हैं ताकि क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके स्टोर को और क्या कहते हैं फार्मा कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसको आप आजमाने के लिए ये कर सकते हैं कि आप क्या कहते हैं किसी भी डॉक्टर से जो है वो मेडिसिन लिखवाएं और उसके साथ वाले क्लिनिक के साथ वाले फार्मेसी के बजाय आप किसी और फार्मेसी ले जाएं। अगर किसी और फार्मेसी वाला भी वही मेडिसिन पढ़ सकता है तो फिर ठीक है। अगर किसी और फार्मेसी वाला वही मेडिसिन नहीं पढ़ सकता तो फिर डॉक्टर्स जो है वो क्या कहते हैं स्टोर के साथ उसका कुछ ना कुछ है जो स्टोर को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। लेकिन जो डॉक्टर वेल अर्निंग डॉक्टर हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करते। वो कंप्लीट मेडिसिन लिखते हैं और ऐसी मेडिसिन लिखते हैं जो मरीज़ को भी समझ आ सके। हाउ मच वर्क स्पेशलाइज्ड डॉक्टर डू? वेल, डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, स्पेशली सर्जरी वाले या ट्रामा वाले, वो मोस्टली जो है वो ऑफिस में बैठ के ऐसे सारा दिन जो है वो हॉस्पिटल में नहीं रहते। उसकी मोस्टली एफिलिएशन होती है 2-3 हॉस्पिटल से, लोकल हॉस्पिटल से। तो फिर उसको जहाँ से कॉल आ जाती है, इसलिए आपने देखा होगा मूवीज़ में या रियल लाइफ में कहते हैं कि हमने बड़े डॉक्टर को कॉल किया, वो आ रहे हैं। बड़े डॉक्टर क्योंकि जितने भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं वो उनके 3-4 हॉस्पिटल के साथ और वो यूनिवर्सिटी में भी कभी कभी लेक्चर्स देते हैं, सेमिनार्स वगैरह करते हैं, तो इसलिए उनका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है, बहुत ही बिजी रहता है। तो इसलिए उनको जब भी बुलाया जाता है तब बुलाया जाता है जब उनकी नीड हो। वो वैसे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ पर उनके ऑफिसेज तो होती हैं वो, लेकिन वो 24/7 वहाँ पर नहीं होते। उसकी जगह जो क्या कहते हैं इंटर्न डॉक्टर हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट मेरी तरह हैं, या उसके अलावा जो और डॉक्टर्स हैं जो इतने ज़्यादा जो है वो हाई प्रोफाइल वाले नहीं हैं, उसकी जगह पहले वो अटेंड करते हैं। जब हमें लगता है कि किसी बड़े डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है तो फिर जो है वो हॉस्पिटल उस डॉक्टर को कॉल करता है और उसको आने के लिए अरेंज करता है। और डिपेंड करता है कि इमरजेंसी किस सिचुएशन की है। अगर इमरजेंसी जो है वो हो सकती है, कुछ डिले हो सकती है 3-4 घंटे 5 घंटे, तो डॉक्टर को कहते हैं जब आप फ्री हों आ जाएं। लेकिन जब इमरजेंसी हाथ से बढ़ जाती है तो इस हॉस्पिटल की जो है मोस्टली हॉस्पिटल की जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनकी स्पेशल व्हीकल होती है। वो चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे उनकी गाड़ी हो, चाहे उनका अपना ट्रांसपोर्ट हो। कि कभी कभी किस सिचुएशन में तो कुछ हॉस्पिटल के पास हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। तो वो उस डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बुला कर लाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। मोस्टली तब होता है जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो। वैसे भी बुलाते हैं, लेकिन जब मोस्टली हद से ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आते हैं। वैसे जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, जितने भी क्या कहते हैं FCPS हैं या उससे भी बड़ी पोस्ट के हैं या जिन्होंने PhD की किताबें चार्ट डाली होती हैं, तो उनके लिए सारा शेड्यूल बिजी होता है। वो 3-4 हॉस्पिटल के साथ एफिलिएटेड होते हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर होते हैं, उनके बाहर सेमिनार्स होते हैं, उनके क्या कहते हैं ये जो जितने भी आपके NGOs हैं उनके साथ काम करना होता है, तो उनकी लाइफ बहुत बिजी होती है। वाई रिलेटिव ऑफ द पेशेंट नॉट अलाउड इन द वार्ड्स? वेल, हर वार्ड्स में जो है वो पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता। कुछ वार्ड में अलाउ किया जाता है, मतलब क्या कहते हैं जहाँ पर रहने की फैसिलिटी है वहाँ पर अलाउ किया जाता है, लेकिन मोस्टली वार्ड में
अलाउ नहीं किया जाता। उसके रीज़न है, उसके कई रीज़न है। एक तो ये है कि जितने भी रिलेटिव्स अगर आप अलाउ करते हैं वार्ड में, तो वो उनको ये बीमारी होती है कि वो बोलते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं मरीज़ के साथ, जिसके साथ मरीज़ का जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। क्योंकि माइंड जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा जो है अहम हिस्सा है हमारे जितने भी काम करने वाली ब्रेन, जितना भी हमारा बॉडी है उसके साथ। और दूसरा ये है कि हाइजीन की वजह से आप जितने भी हॉस्पिटल देखते होंगे वो हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं। तो जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं जब आते हैं तो वो हाइजीन का ख्याल नहीं करते, वो कुछ भी शापर उठा के ला रहे होते हैं, फ्रूट ला रहे होते हैं और फिर वो उधर ही फेंक के जा रहे होते हैं। तो उसको हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको दूर रखा जाए। तीसरी बात, शोर की वजह से अगर कोई आता है तो वो जैसे मैं पहले कहा बात करने की वजह से, वो अगर बात करते रहते हैं तो ना सिर्फ वो मरीज़ जिसके लिए वो आए हैं वो डिस्टर्ब होता है, बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी बेड लगे हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। और जो काम करने वाले नर्सेज हैं उनको भी क्या कहते हैं एक हटक सी हो जाती है कि एक बीच में कोई बंदा बैठा है और कोई क्या कहते हैं उनको जो है डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ज़रूरी है कि उनको रिलेटिव्स को वेटिंग एरिया में या मीटिंग रूम में रखा जाए। जब क्या कहते हैं कुछ हॉस्पिटल में बल्कि अभी तो बहुत सारे हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी आ गई है कि मरीज़ और क्या कहते हैं जो रिलेटिव्स हैं वो साथ रह सकते हैं। लेकिन जो जनरल हॉस्पिटल होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उनमें ये फैसिलिटी नहीं होती। जितने भी बड़े केसेस हैं, छोटे मोटे केसेस के लिए तो रिलेटिव ऑफ कोर्स अलाउ होते हैं, वो तो पूछने की बात ही नहीं है। जितने भी बड़े केसेस हैं उनमें जो है वो रिलेटिव्स को और मरीज़ को अलग अलग रखा जाता है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। what it looks like behind the corridor of as nurse hospital staff, it depends on work। जो पीछे वाला काम है, जो क्या कहते हैं जो कॉरिडोर के पीछे हो रहा होता है, या जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, जहाँ पर नर्सिंग स्टाफ होता है या जहाँ पर डॉक्टर्स के रूम होते हैं या जहाँ पर स्टूडेंट या इंटर्नशिप के स्टूडेंट अलाउड होते हैं, वो एरिया जो है वो काफ़ी क्वाइट होता है और काफ़ी ऐसा होता है कि जहाँ पर बहुत सारे डिस्टर्बेंस ना हो। अब जैसे हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ वहाँ पर हमारे लिए जो है वो अलग से लिफ्ट है, जो स्टाफ है उसके लिए अलग से लिफ्ट है, उसके लिए अलग से कॉरिडोर है, उसके लिए अलग से रेस्ट रूम है और क्या कहते हैं वेटिंग एरिया है वगैरह वगैरह। उसके लिए इसलिए है कि जितना भी हमारा मेडिकल स्टाफ है उसको जो है वो एक कंफर्ट जोन रहे, उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो। उसके लिए कोई क्या कहते हैं ऐसी ना हो कि यार क्या क्या है कि यार कहाँ कैसा हालत में आ गए या क्या सिचुएशन है। ज़रूरी है कि जितना भी आपका मेडिकल जो स्टाफ है उसकी इफ़िशिएंसी के लिए ज़रूरी है कि उसको जितना कंफर्टेबल रखा जा सके बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि पेपर वर्क इतना ज़्यादा हॉस्पिटल का होता है कि आपका हर पेशेंट का जो है वो आपको डिटेल रखनी होती है, रिपोर्ट आ रही होती है और क्या कहते हैं डॉक्टर्स आ रहे होते हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही होती है, डॉक्टर से बैक रिपोर्ट आ रही होती है, लैब्स के लिए रिपोर्ट्स जा रही होती है। बहुत सारा पेपर वर्क होता है और वो तभी पॉसिबल होता है जब आपके लिए स्टाफ के लिए बहुत ही अलग जो है वो स्पेस हो, क्या कहते हैं वर्किंग स्पेस हो। अगर आप उसको पेशेंट के साथ या वार्ड के साथ मिक्स कर देंगे या पब्लिक के साथ मिक्स कर देंगे तो वो इफ़िशिएंसी नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितना भी हमारा मेडिकल स्टाफ है उसको अगर अलग रखा जा सके। तो इसलिए जो है वो मोस्टली हॉस्पिटल जो है वो अपने जो स्टाफ है उसको कंफर्ट देते हैं ताकि वो एक क्या कहते हैं कंफर्ट जोन में रहें और क्या कहते हैं काम कर सकें और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ सके और पेपर वर्क और लैब वर्क बगैर किसी डिस्टर्बेंस और बगैर किसी खिजालत और बगैर किसी क्या कहते हैं मगजमारी के हो सके। और जितने भी प्रोफेशनल हैं वो अपने सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस कर सकें और किसी की भी वो ना हो क्या कहते हैं उंगलबाजी जैसे कहते हैं वो ना हो, ताकि हर कोई सुकून से रह सके और हर हर कोई सुकून से काम कर सके। तो आई होप कि ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आंसर किए। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है। फिर कभी। अल्लाह हाफिज़।